निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। अभिकरण बोर्ड प्राधिकरण अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी सूची में 16 नाम शामिल हैं। 13 को कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। उन नामों में शामिल हैं राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, कुलदीप जुनेजा, शैलेश नितिन त्रिवेदी, राजेंद्र तिवारी, अरुण गोरा, एमा निषाद, शफी अहमद, मिथिलेश स्वर्णकार, बालकृष्ण पाठक को मिला है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो निगम मंडल के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहां पर मिला है छत्तीसगढ़ में। और जो सूची लिस्ट जारी हुई है उसमें 16 नाम हैं, जिनमें से 13 को कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। राज्य सरकार ने सूची भी जारी कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट का निशाना साधा और लिखा कि शराबबंदी पर सवाल करो तो मंत्रियों को सुनाई नहीं देता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हमने गंगा जल की कसम ही नहीं खाई। अब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री कहेंगे हमने शराबबंदी का वादा ही नहीं किया, इसलिए जनता कह रही है वक्त है पछताव का। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है राज्य सरकार पर। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था जब एक राज्य के एक मंत्री से सवाल किया गया शराबबंदी को लेकर, तो उनका कहना था कि उन्हें सुनाई नहीं दिया है। इसको लेकर अब विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष को घेरा है इसी मसले को लेकर। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि शराबबंदी पर सवाल करो तो मंत्रियों को सुनाई नहीं देता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हमने गंगा जल की कसम ही नहीं खाई। अब कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री कहेंगे हमने शराबबंदी का वादा ही नहीं किया, इसीलिए जनता कह रही है वक्त है पछताव का। अब आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की जानकारी में आए बिना मुख्यमंत्री सचिवालय से फैसले लिए जा रहे हैं। नतीजा, टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुख्यमंत्री के एक फैसले पर अपनी असहमति जता दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस बारे में उनसे किसी ने चर्चा भी नहीं की है। दरअसल 27 जून को जनसंपर्क विभाग ने बताया था सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने जा रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग विभाग को 10 दिन में अनुदान का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बताया है कि वो निजी क्षेत्र को अनुदान देने के पक्ष में नहीं है, वह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पक्ष में है। वहीं अब इस मसले को लेकर विपक्ष कांग्रेस पर तंज कस रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सीएम या स्वास्थ्य मंत्री। आगे लिखा कि भूपेश जी की अनुभवहीनता का विरोध सरकार के मंत्री कर रहे हैं। गांव में अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने पर सरकार ही एकमत नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र का कैसे भला होगा, ये सवाल भी पूछा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। मैंने भी सुना कहीं पर, मेरे से तो कोई चर्चा किसी की नहीं हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता रहा हूँ। वो अंग्रेजी के शब्द हैं तो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन निःशुल्क सभी नागरिकों का पब्लिक के पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार रखता हूँ। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। सख्ती मामले में बीएमओ पर कार्रवाई सही है, उनका ऐसा कहना है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आधारहीन है। और भी आगे कहा कि गांव में निजी अस्पतालों को अनुदान देने के पक्ष में वो नहीं है, सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। मैंने अपनी राय व्यक्त की है, निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। अभी मुझे नहीं पता कि सीएम ने ऐसी कोई घोषणा भी की है या नहीं। मैंने भी सुना कहीं पर, मेरे से तो कोई चर्चा किसी की नहीं हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता रहा हूँ। वो अंग्रेजी के शब्द हैं तो शायद लोगों तक पहुँच नहीं पाते,
लेकिन निःशुल्क सभी नागरिकों का पब्लिक के पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार। तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री की आपत्ति ने विपक्ष को एक बार फिर मुद्दा दे दिया। जहां अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार में कंफ्यूजन की स्थिति है। टीएस बाबा और सीएम की संवादहीनता के चलते अस्थिरता है। एमओयू करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से सीएम के साथ एमओयू करें। सरकार में स्थायित्व ना होना छत्तीसगढ़ के लिए नुकसानदायक है। संवादहीनता के चलते राज्य में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा। ये प्रदेश के लिए दुखद स्थिति है। भी छत्तीसगढ़ में कंफ्यूजन की स्थिति है कि टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी की लड़ाई के अंदर में संवादहीनता के कारण जो है एक आधिकारिक अस्थिरता भी आई है और पूरा वातावरण खराब हुआ है। और सरकार के स्थायित्व नहीं होना, ये छत्तीसगढ़ के लिए जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। जो बाहर के लोग यहाँ आके एमओयू करके अपना काम करना चाहते हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से मुख्यमंत्री के साथ में एग्रीमेंट करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मोहन मरकाम के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो मोहन मरकाम ने 2023 में फिर से सरकार बनाने को अपनी पहली प्राथमिकता करार दिया है। कैसा रहा उनका सफर, रिपोर्ट में देखिए आप। सूबे में 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी जगह संगठन की बागडोर मिली आदिवासी नेता और विधायक मोहन मरकाम को। लेकिन आज उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव, 2 उपचुनाव और नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए। लेकिन उन्होंने बतौर अध्यक्ष सारे चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई और तब से अपने संगठन को मजबूत करना अपना सबसे बड़ा लक्ष्य माना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर आज 2 साल पूरे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को मुझे भरोसा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी। और आज 2 सालों में हमारे सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से गए और इन 2 सालों में जो भी चुनाव हुए सभी चुनाव हम जीतने में सफल हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अब अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ चुके हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी टीम का गठन भी लगभग पूरा कर लिया है और अब वो प्रदेश के दौरे पर निकलने की तैयारी में हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा को हम कैसे मुकाबला करें, उसके माध्यम से हमने नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन की हमने तैयारी की है। हमने 3 दिनों तक प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, हमारे प्रवक्ताओं की हमने ट्रेनिंग सेशन आयोजित की है। हम लगातार जिला स्तर में भी जिला अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्षों की भी हम ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम सरकार की बात, संगठन की बात जमीनी स्तर पर कर सकें। फिलहाल सत्ता और संगठन में तालमेल की चुनौतियों के बीच मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने काम शुरू कर दिया है। 2 साल पूरा होने के बाद अब संगठन को संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। रायपुर से मोहन तिवारी की रिपोर्ट। जगदलपुर में वीड हार्वेस्टिंग मशीन का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी के पार्षद दल ने नगर निगम के सामने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस लगातार निगम में भ्रष्टाचार कर रही है और कबाड़ के सामान को नया बताकर खरीदी की जा रही है। इसी वजह से वीड हार्वेस्टिंग मशीन की जांच में लगातार देरी हो रही है। आज का हमारा प्रदर्शन वीड हार्वेस्टिंग मशीन में जो लगातार उसकी जांच में विलंब किया जा रहा है, 7 महीने से 4 बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दलों ने इस विषय में अपना ज्ञापन, अपना प्रदर्शन लगातार किया है। परंतु कलेक्टर महोदय के 7 दिवस के अंदर जांच प्रतिवेदन सबमिट करने के आदेश के बावजूद भी आज तक वो जांच प्रतिवेदन
जनता के समक्ष नहीं किया गया। इससे स्वयं सिद्ध है कि यहाँ पे भारी भ्रष्टाचार हुआ है। धमतरी में डीजल की कीमत 97 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जिसको लेकर धमतरी में बस मालिकों ने किराया बढ़ाने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। मांग पूरी नहीं होने पर 13 जुलाई से बसें बंद कर 14 जुलाई को परिवार संघ जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। बता दें कि जिला यातायात संघ ने सोमवार को बस स्टैंड में 1 दिवसीय धरना दिया था। संघ का कहना है कि जब 2018 में किराया तय हुआ था तब डीजल के दाम 65 रुपये थे। तब से अब तक करीब 50% दाम बढ़ गए हैं, लेकिन बसों का किराया अब तक नहीं बढ़ाया गया। साथ ही बस संचालक हर तरह का टैक्स भी भरते आ रहे हैं। लेकिन अब संघ ने मांग की है कि जल्द यात्री किराया बढ़ाया जाए ताकि इस संकट से उभर कर वो अपनी सेवाएं जारी रख सकें। भैया, हम लोग पिछले लॉकडाउन से 15 महीना हो गया बस के किराया बढ़ाने के लिए मांग करते आ रहे हैं। अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। 2018 में जब 65 रुपये डीएल का रेट था उस समय का किराया तय है। आज 97 रुपये रेट हो गया, अभी तक 1 पैसे की वृद्धि नहीं हो रही है। जबकि सारे प्रांतों में बसों के किराए बढ़ गए हैं, ट्रेनों के किराए बढ़ गए हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ की बसों के किराए नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। 13 से पूरी गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। मांगे पूरी नहीं हो, बताया ना आपको। 12 तारीख को जल समाधि लेने का खारू नदी में पूरे छत्तीसगढ़ के बस मालिक हैं, वो इकट्ठे होंगे और 13 तारीख से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बसों को खड़ी कर दी जाएंगी। जगदलपुर में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने वादे को पूरा किया। सड़क दुर्घटना में मारे गए क्रिकेटर अविनाश उइके की पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। इसके साथ ही अधिकारियों से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने को भी कहा है। अविनाश उइके बीजापुर के माठवाड़ा में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। 1 मार्च को हुए मुकाबले में उन्हें मंत्री कवासी लखमा की ओर से पुरस्कार भी मिला था, लेकिन घर लौटने के दौरान अविनाश बाइक से सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अब कवासी लखमा ने उनके परिवार को आर्थिक मदद दी है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कार्यकर्ताओं के साथ नाचते वक्त कोविड गाइडलाइन की भूल कर बैठे। बस्तर दौरे पर पहुंचे मंत्री कवासी लखमा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार कवासी लखमा बस्तर पहुंचे थे और उनका वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लेकिन देखिए स्वागत कार्यक्रम में किस तरीके से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ना लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहे हैं, ना ही सामाजिक दूरी। छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल राज्य में बीमारी के खतरे को लेकर बीजेपी सरकार की तैयारी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में डेल्टा का दायरा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डेल्टा प्लस का टेंशन, सिस्टम का नहीं अटेंशन, जनता खतरे से अनजान। आगे क्या होगा भगवान। छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमण दर कम हो रही है। इसी को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सिनेमा, वाटर पार्क, कोचिंग संस्थान अनलॉक हो रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि लोग भी अब संक्रमण का खतरा टलने से बेपरवाह हो रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि कोरोना की दूसरी वेव ने जिस तरह से तबाही मचाई थी, उसकी दहशत से लोग अभी उबर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक पड़ोसी राज्यों में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों और गांवों को लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के पास डेल्टा प्लस जीनोम की जांच के पर्याप्त संसाधन नहीं है। राज्य से अभी जांच के लिए सैंपल दूसरे राज्यों को भेजे जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगता है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ये डेल्टा प्लस की ही बात नहीं है, किसी भी वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने की क्षमता उस लेबोरेटरी में है। वहां पर उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, टेस्टिंग मटेरियल उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इस कारण से बाहर भेजना पड़ रहा है। तो जिस टेस्ट की हमको जानकारी 1 हफ्ते में मिल सकती है, वो 3-3, 4-4 महीने बाद आती है। तो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर जानकारी आएगी तो उस पर कदम क्या हम उठाएंगे? सरकार को ये भी नहीं पता चलेगा कि स्थिति क्या है।
बीजेपी लगातार संक्रमण और डेल्टा प्लस को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। उसके टॉप लीडर्स लगातार डेल्टा प्लस और थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। प्यास लगे तब कुआं खोदो, ये कहावत को चरितार्थ करती है। जब पूरी तरह सक्रिय होके वही बीमारी फिर से जकड़न लेने लगेगी तब ये जागेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन हम फिर भी सचेत करते हैं, निवेदन भी करते हैं हाथ जोड़ के, जनता के हित में तत्काल निर्णय ले और क्या व्यवस्था हो सकती है, जो मार्गदर्शन वहाँ से केंद्र से मिल रहा है उसके अनुसार और दूसरे प्रांतों में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसी अनुसार छत्तीसगढ़ में व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश में फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान के लिए 5% सैंपल रोज विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा है। अनलॉक में यूं ही लापरवाही होती रही तो डेल्टा प्लस दबे पांव कब दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से अनुरोध किया है, मानसून सत्र के लिए वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पत्र भी लिखा है। इसको लेकर उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज जरूर लगवाइए। 26 जुलाई से 30 जुलाई तक मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में चलेगा, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सभी विधायकों से अनुरोध किया है। वैक्सीन लगवाने को लेकर पत्र भी लिखा है सभी विधायकों को। पत्र में लिखकर कहा गया है कि दोनों डोज जरूर लगवाएं सभी विधायक। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई से 30 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से अनुरोध किया। कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वहीं इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट चुनौती बना हुआ है। पड़ोसी राज्यों में इसके मामले सामने आने के बाद बिलासपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई। शहर के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के बेड बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर है। बिलासपुर सीएमएचओ प्रमोद महाजन ने डेल्टा के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी। माता पिता को कम से कम घर से बाहर निकलने मास्क जरूर पहनने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट के मामले मिलने के बाद स्टेशन और सीमा चौकियों पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के लिए तो हम तो तैयार हैं, पूरी तैयारी कर ली है हमने। जो 100 बेड हमारा कोविड हॉस्पिटल था उसको हमने 200 बेड कर लिया है। उसमें बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बना लिया है 40 बेड का, और बच्चों के वेंटिलेटर और ये सब जो हैं फ्लोमीटर हमने मंगा लिए हैं। वैसे तो बॉर्डर को सील कर दिया गया, कहा गया है महाराष्ट्र और आंध्रा के, ताकि डेल्टा वेरिएंट हमारे यहाँ ना आ सके। और हम चाहते भी कि कोशिश करें कि ना आए, और माँ बाप को सजगता है कि वो ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, और निकले तो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलें। लंबे समय से बंद पड़े कोचिंग सेंटर्स एक बार फिर खुलने वाले हैं। रायपुर में 50% की क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर संचालित किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ रात 8 बजे तक ही कोचिंग सेंटर्स को खोला जा सकेगा। हालांकि कोचिंग सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने या किसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कोचिंग सेंटर्स को 30 दिनों के लिए सील किया जाएगा। जांजगीर चांपा के सक्ती में वैक्सीनेशन में लापरवाही के चलते खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने के साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया। दरअसल सक्ती में कोरोना टीका लेने वालों को जो कार्ड दिए गए थे उनमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी मुख्यमंत्री बता दिया गया। जब ये मामला स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तो हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी को हटा दिया था। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर आरएस बंजारे ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीएस सिंहदेव जी के नाम के नीचे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। तो इस गलती के चलते खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया, नोटिस भी दिया गया है।
वहीं कांकेर में युवक ने दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शराब को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुर्र थाना क्षेत्र के बाबूद बेना गांव का ये पूरा मामला। कांकेर से खबर आपको हम बता रहे हैं। युवक ने दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। शराब को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं कांकेर में पड़ोसी ने ही महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की है। कोतवाली थाने में पदस्थ है महिला आरक्षक। शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली क्षेत्र के कोदा का यह मामला। कांकेर से खबर है, पड़ोसी ने महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की। कोतवाली थाने में पदस्थ है महिला आरक्षक। शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के कोदा भाट का ये पूरा मामला। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा के नागरिक आपूर्ति निगम के बोडला स्थित खाद्य गोदाम में रायपुर से आई उच्च अधिकारियों की टीम ने दबिश दी। 4 सदस्यीय टीम दोपहर से देर शाम तक गोदाम में रखे चावल के रख रखाव समेत क्वालिटी की जांच करती रही। साथ ही गोदाम में रखे चावल का सैंपल साथ ले गए। वहीं टीम की दबिश से राइस मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिलासपुर में रेत का अवैध उत्खनन और डंपिंग का काम धड़ल्ले से लगातार जारी है। जबकि मानसून सत्र में सभी रेत घाटों को बंद कर दिया गया है, उसके बाद भी रेत माफिया बेखौफ रेत का उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये माफिया रेत को डंप करने सरकारी जमीन और कब्रिस्तान को अपना अड्डा बना रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये है अरपा नदी, जिसको सजाने संवारने में प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। लेकिन कुछ रेत माफिया अरपा का सीना छलनी करने में लगे हैं। प्रदेश भर में मानसून की वजह से सभी रेत घाटों को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके अरपा नदी में अभी भी रेत का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। बेखौफ रेत माफिया अरपा नदी से रोजाना हजारों ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रास्ता रास्ता भी का खन खन के कर देते, बहुत परेशानी होते हैं। कई बार मना कर दिए हैं, तब भी नहीं मान पाए। अधिकारियों को ये नहीं कर पाए कि आप भी नहीं करे। ऐसे भी ट्रैक्टर वाला का मना करता है ना बहुत, भाई रास्ता कम से कम छोड़ दो, कम से कम बारी बेला तीर का थोड़ा छोड़ दो। तो लेग के पूरा वो लेके तो पूरा खन करने पूरा रास्ता मतलब खन खन के कर दिए। कई बार मना करिए है। हाँ भैया, गाँव वाले भी शिकायत भी करे, अधिकारी भी के पता है, लेकिन कुछ नहीं कर रही। ये घाट नो है भैया, घाट और कुछ नहीं है, जबरनी है वो कर रहे हैं। घाट सी मस्त है ही नहीं है, घाट यहाँ गाड़ी लग जाती है 100-150 के ऊपर मान ले। और लाइटी कौन ले? घाट वाला लगा। तो बरसात लग गई है, अधिकारी मन नहीं है, मना करेगा। मना होता तो खुद घाट बंद हो जाए। नहीं करे कोई मना, तो बरसात में तो बंद हो जाते। अब बोला सरकार जाना भाई, किसे बंद नहीं कर रखते, हम कहा जा। अधिकारी मन छापा मारे नहीं आते कबू कबू। अब जरा रेत घाट के बाद यहाँ का नजारा देख लीजिए। सरकारी जमीन और कब्रिस्तान को रेत माफियाओं ने रेत के अवैध डंपिंग का अड्डा बनाकर रखा है। माफिया यहाँ से लोगों को 2 से 3 गुने दामों में रेत की कालाबाजारी भी करते हैं। हालांकि खनिज विभाग का यह दावा है कि वो लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। खनिज विभाग तो इसमें लगातार अभी अपनी कार्रवाई कर रही है। अवैध उत्खनन वाले मामले में भी अभी भी कछार वाले क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ पे कार्रवाई की थी और जेसीबी और ये सब चीज़ें जब्ती की थी। और कुछ दलदल और ये सब होने की वजह से टीम कई जगह पे नहीं पहुँच पा रही है रात को। और रेत के ही मामले में नहीं, हम सभी मामले में कर रहे हैं। अभी 6 अवैध भंडारण के मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से करीबन 1500-1700 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की रेत बरामदी हुई है। उनको भी पेनल्टी हो रही है अभी। तो टीम अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही कलेक्टर महोदय ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को भी निर्देश जारी कर दिया है कि वो भी अपने स्तर और अपने प्रभाव क्षेत्र में इसमें तत्काल कार्रवाई करें, ताकि इसमें समग्र रूप से अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। वहीं विपक्ष इसे लेकर सरकार और माफियाओं के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है। बड़े धड़ल्ले से आप चाहे गाड़ी बैल में लेके जाएं, चाहे वो गांव जहां नदी है वहां के लोग लेके जाएं, अवैध उत्खनन करने वाले उसका पैसा वसूल कर रहे हैं। और ये सब सरकार के सह पर हो रहा है। सरकार का दबाव इतना है कि अधिकारी
कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है। और ये सिर्फ जिला नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में हम रोज कई प्रकार की ऐसी गंभीर घटनाएं देख रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन के तमाम कोशिशों के बाद भी रेत घाटों से अवैध रेत उत्खनन और डंपिंग का काम जोरों से चल रहा है, जिससे लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। साथ ही जनता को भी रेत के लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार ऐसे लोगों पर नकेल कसे ताकि अवैध उत्खनन और रेत की कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। वहीं आज सीएम भूपेश बघेल कई योजनाओं की समीक्षा करने वाले हैं। मनरेगा और सिंचाई क्षमता योजना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। गौठान आजीविका केंद्र की रिपोर्ट लेंगे सीएम भूपेश। बैठक में विभागीय मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल लगातार हम देख रहे हैं योजनाओं की समीक्षा करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज भी कई योजनाओं की समीक्षा होनी है। मनरेगा और सिंचाई